सभी को नमस्कार। प्रिय बच्चों, कक्षा सप्तमी रुचिरा भाग 2 के चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम में आपका हार्दिक स्वागत है। पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। बाल कवि सम्मेलनम बच्चों का कवि सम्मेलन। और कैसा कवि सम्मेलन? हास्य, हंसाने वाला। इस पाठ में विनोद पूर्वक और व्यंग्य पूर्वक कई बातें कही गई हैं जिनसे समाज में फैली हुई बुराइयों पर चोट पहुंचती है और श्रोताओं को हंसी आती है। इसलिए इस पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। इस पाठ को पढ़ने के बाद सबसे पहले आपसे जो उम्मीद की जाती है वो की जाती है कि आपको पाठ पढ़ना आता है। इसीलिए 2-3 बार आप इस पाठ को केवल पढ़ें। आपकी रीडिंग मजबूत होनी चाहिए। और दूसरी जो कॉम्पिटेंसी है या दूसरी जो क्षमता है जो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप जब पढ़ें तो आप उसका कुछ अर्थ बता सकें। तीसरी जो उम्मीद है वो यह पढ़ने के बाद इसके प्रश्नों के उत्तर छांट सकें। और चौथा है इस पाठ की जो मुख्य व्याकरण है अव्यय, कौन सी मुख्य व्याकरण है? अव्यय, उसको हम समझ सकें और उनका संकलन कर सकें। तो देखिए, जो शब्द पीले कलर में बोल्ड हैं वो सारे अव्यय हैं। पहले हम पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी नज़र डलवाता हूँ। यहाँ पर योग्यता विस्तार में दिया है, देखिए ये ध्यातव्यम, ध्यान रखिए। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में अधः, अन्तः, बहिः, नीचैः, पुनः इत्यादीनि अव्यय पदानि सन्ति। इस पाठ में ये कुछ अव्यय हैं। अब अव्यय किसे कहते हैं? अ मतलब नहीं और व्यय मतलब परिवर्तन। जिन शब्दों में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है या जो शब्द अविकारी होते हैं वो अव्यय कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एषाम त्रिषु लिंगेषु त्रिषु वचनेषु सर्वासु विभक्तिषु च एकमेव रूपम भवति विकारो न जायते। इन शब्दों में तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और सारी विभक्तियों में एक ही रूप होता है, अर्थात उनमें कोई विकार नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो अव्यय कहलाते हैं। एक श्लोक भी है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्। जो तीनों लिंगों में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, तीनों में एक जैसा रहता है। सर्वासु विभक्तिषु, सभी विभक्तियों में, सातों विभक्तियों में, आठों विभक्तियों में, कर्ता, कर्म, करण, का करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन में एक जैसा रहता है। और वचनेषु, जो सभी वचनों में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, यह न व्येति, जो परिवर्तित नहीं होता है, तद अव्यय, वो अव्यय है। तो आप सबसे पहले इस पाठ को शुरू करने से पहले लिखेंगे इस पाठ की व्याकरण अव्यय, अव्यय की परिभाषा लिखेंगे। जो शब्द कभी नहीं बदलते, तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और सारी विभक्तियों में जो एक जैसा रहता है। और एक उदाहरण लिखेंगे जैसे ऊपरी, ऊपर। ऐसे फिर आप लिखेंगे ऐसे और शब्द। तो कौन कौन से हैं? जो शब्द मैंने बोल्ड किए आप उनको लिख देंगे, उनकी हिंदी भी लिख देंगे। इनका अर्थ बीच बीच में आता रहेगा। अब पाठ पढ़ते हैं। मेरे साथ आप पाठ पढ़ने का अभ्यास भी कर सकते हैं। पुस्तक को सामने खोल लें और आराम से पढ़ें। विविध वेशभूषा धारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। ये ब्रैकेट में लिखा है। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलम च कुर्वन्ति। ये दोनों वाक्य ब्रैकेट में लिखे हैं। अर्थात इस पाठ को पढ़ने से पहले लेखक कहना चाह रहा है कि परिस्थिति क्या है। परिस्थिति क्या है? देखिए, विविध वेशभूषा धारिणः, विविध अनेक तरह की वेशभूषाओं को पहन करके, चत्वारः, 4, बालक वयः, बच्चों की उम्र वाले लोग, मंचस्य उपरि, मंच के ऊपर, स्टेज के ऊपर, उपविष्टाः सन्ति, बैठे हुए हैं। अधः,
नीचे श्रोतारः सुनने वाले, हास्य कविता श्रवणाय हंसने वाली कविता को सुनने के लिए उत्सुकाः सन्ति बेचैन हैं, कोलाहलम च कुर्वन्ति और शोर कर रहे हैं। 3 इसमें अव्यय ऊपर, अधः नीचे, च और। अब कवि सम्मेलन शुरू होता है। संचालकः, जो स्टेज पर एंकरिंग करते हैं वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलम कोलाहलेन, कोलाहल नहीं, शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः, आज बहुत हर्ष का अवसर है, खुशी का अवसर है। यत् की, अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में, काव्यहंतारः, कविता को मारने वाले, कालयापकः, समय को बिताने वाले, भारतस्य, भारत के, हास्य कवि धुरंधरा, हंसाने में श्रेष्ठ जो कवि हैं, समागतः सन्ति, आए हुए हैं। एहि, आओ, कर तल ध्वनिना, ताली बजा करके, वयम, हम, एतेषाम स्वागतम कुर्मः, इनका स्वागत करते हैं। अब ये जो बीच 2 शब्द प्रयोग किए, कविता को मारने वाले और समय को बिताने वाले, ये संचालकों की शैली होती है लोगों को हंसाने के लिए। अब सबसे पहले कवि कौन आए? गजाधर। 4 जो बच्चे कवि बैठे हैं, पहला कवि खड़ा हुआ जिसका नाम है गजाधर। अब उसने क्या शुरू किया? सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः, सभी अरसिकों को, सभी रसहीन लोगों को, सभी सूखे सूखे लोगों को मेरा नमस्कार। प्रथमम, सबसे पहले, तावत तो, अहम में, आधुनिकम वैद्यम, मॉडर्न डॉक्टर को उद्देश्य करके, लेकर के, टारगेट लेकर के, स्वकीयम काव्यम श्रावयामी, अपनी कविता सुनाता हूं। तो पहले कवि ने टॉपिक क्या उठाया? आधुनिक वैद्य, मॉडर्न डॉक्टर के ऊपर वो अपनी कविता सुना रहे हैं। तो क्या सुनाई उन्होंने? वैद्यराज नमः तोभ्यम, यमराज सहोदर, यमः तु हरति प्राणान, वैद्यः प्राणान धनानि च। वैद्यराज, हे डॉक्टरों के राजा, नमः तोभ्यम, आपको नमस्कार हो। यमराज सहोदर, आप तो यमराज के सगे भाई हो। यमः तु हरति प्राणान, यमराज तो प्राणों को वो हरता है। वैद्यः, लेकिन जो डॉक्टर होता है, प्राणान धनानि च, प्राणों को और धन को, दोनों को हरता है। सर्वे, सभी लोग, उच्चई हसंती, जोर जोर से हंसते हैं। अब आप देख रहे व्यंग्य है जो मॉडर्न डॉक्टर्स के ऊपर, कि यमराज से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यमराज तो अगर प्राण लेता है, वो प्राण भी लेते हैं और धन भी ले लेते हैं। आजकल आप देखते हैं हॉस्पिटल की स्थितियां क्या हैं, लोग पेशेंट मर जाता है, उसके बावजूद भी वो बताते नहीं हैं, केवल पैसे बनाते हैं। अब दूसरा कवि आया, कालांतकः, कालांतक कवि आया। अरे वैद्यः तु सर्वत्र, अरे डॉक्टर तो सब जगह हैं, परंतु न ते मादृशः कुशला, परंतु वो मेरे जैसे कुशल नहीं हैं। जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या को कम करने में, मतलब वो डॉक्टर है। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मेरे भी इस कविता को सुन लो। भवन्तः, आप लोग। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयम् आगतः, न अहं गतो न मे भ्राता, कस्य इदं हस्तलाघवम्। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, जलती हुई चिता को देख करके, वैद्यः डॉक्टर, विस्मयम् आगतः, आश्चर्य में आ गया। न अहं गता, ना तो इसको देखने मैं गया था, अर्थात न तो इसका इलाज मैंने किया, न मैं भ्राता, न मेरे किसी भाई ने किया। कस्येदम हस्तलाघवम, तो ये किसके हाथ की सफाई है? ये मर कैसे गया?
सर्वे पुनः हसन्ति, सब लोग फिर से हंसते हैं। तो आप श्लोक को ऐसे भी गा सकते हैं, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयम् आगतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। अनुष्टुप छंद है। न नहीं, पुनः फिर से, अपि भी, ये अव्यय आ रहे हैं। अब तीसरा कवि खड़ा हुआ, तुंदिल। तुंदिल मतलब तोंद वाला, मोटा। तुंदस्य ऊपरी, तोंद के ऊपर, हस्तम आवर्तयन, हाथ को घुमाते हुए आया स्टेज पर और क्या बोला, तुंदिलो अहम भो, अरे सुनो, अहम तुंदिलः, मैं मोटू हूं, ममापि, मम अपि, मेरे भी, इदम काव्यम, इस कविता को, श्रूयताम, सुनिए, जीवने, जीवन में, धार्यताम च, और उसको धारण कीजिए। क्या, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयां कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। ये गाने का ढंग है। गाने में शब्दों को मिलाकर के बोला जाता है और समझने के लिए शब्दों को अलग अलग किया जाता है। तो उसने क्या बोला, दुर्बुद्धे, हे मूर्ख लोगों, पर अन्नम प्राप्य, दूसरे के अन्न को पाकर के, अर्थात अगर तुम्हें दूसरे का फ्री का खाना मिल जाए तो मां शरीरे दयाम कुरु, शरीरे, शरीर पर, दयाम, दया, मां कुरु, मत करो, अर्थात खूब खाओ, शरीर पर दया मत करो, ये मत सोचो बीमार पड़ जाओगे। पर अन्नम दुर्लभम लोके, दूसरे का जो अन्न होता है ना, वो इस लोक में बड़ा दुर्लभ है, रेयर है, बहुत मुश्किल से मिलता है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो फिर मिल जाएंगे, अर्थात मर भी गए तो कोई नुकसान नहीं है, शरीर तो फिर मिल जाएंगे, पर दूसरे का खाना फ्री में कभी नहीं मिलता। सर्वे, सभी लोग, पुनः, फिर से, अट्टहासम कुर्वन्ति, अट्टहास करते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे बच्चे, ये जो परान्नम है ये कैसे है, पहले डबल ना को ऐसे लिखते थे, ठीक है, तो इसलिए यहां पर आ रहा है, और पर अन्न, पर प्लस अन्न, ये शब्द है। और जब इधर के आ को और इधर के आ को दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया तो परान्न हो गया। अब चौथा कवि आया, चारवाक, उसका नाम है। और चारवाक एक संप्रदाय है जो ये मानता है कि केवल खाओ पियो और मजे करो, लेकिन लोगों ने उनको गलत समझा। लोगों ने केवल ये समझा कि वो खाने पीने और मजे लेने पर भी जोर देते हैं, पर इसमें पता चलेगा कि हम केवल एक पंक्ति पर ध्यान देते हैं, उनकी दूसरी पंक्ति को भी पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ वो भी सही है। इसलिए किसी भी सिद्धांत को जब तक आप पूरा न समझो तब तक किसी के बारे में कोई टिप्पणी या धारणा नहीं बनानी चाहिए। चारवाक ने क्या बोला, आम हाँ, आम हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एव, शरीर का पोषण, शरीर को ताकत देना, सर्वथा हमेशा, उचितम एव, उचित ही है, सर्वथा हमेशा, आम हाँ, एव ही, यदि धनम न अस्ति, अगर धन नहीं है, तदा तो ऋणम कृत्वा अपि, कर्ज करके भी, पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, ताकतवर चीजों को खाना चाहिए। तथा कथयति चारवाक कवि, इसलिए चारवाक कवि ने क्या कहा, यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्जा लेकर के घी पियो। श्रोतारहं, तो सुनने वालों में से किसी ने कहा, तरही ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो कर्ज की वापसी कैसे होगी। तो चारवाक ने कहा, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम,
मेरी बची हुई कविता को सुनिए। घृतम पीत्वा, घी पी करके, श्रमम कृत्वा, मेहनत करके, ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, जनः आदमियों को ऋण कर्जे को प्रत्यर्पयेत वापस कर देना चाहिए। तो चार्वाक ये कहते हैं अगर शरीर को पहले ताकतवर बनाओ, अगर पैसा नहीं कर्जा ले लो और खूब घी खाओ और घी पियो, मेहनत करो, फिर वापस कर दो। तो चारों कवियों ने ये अपनी अपनी कविताएं पढ़ दी। अब ब्रैकेट में देखिए आ रहा है, काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकः। काव्य पाठ को सुनकर के उत्प्रेरित होकर के एक बच्चे ने अपि भी आशु कविताम रचयति, एक आशु कविता बनाई। आशु कविता उसे कहते हैं तो जो तुरंत कविता बनाते हैं। हासपूर्वकम च श्रावयति, और हंसी के साथ उसको सुनाता है। कैसे सुनाता है? बालकः, बच्चे ने कहा, श्रूयताम, सुनिए, श्रूयताम, सुनिए, भो, अरे लोगो, मम अपि काव्यम, मेरा भी काव्य। अब ये बच्चे आप ध्यान देंगे, ये जो मैं आपको पहले बताया कि एक संधि होती है, ठीक है, जहाँ अ और अ को मिल करके बड़ा आ हो जाता है, तो मूल शब्द है, मूल है ये अपि। और जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो मम का अ और अपि का अ, तो दीर्घ संधि के तहत इन दोनों अ को बड़ा आ हो जाता है और मिल करके ममापि हो गया, दीर्घ संधि। तो क्या कविता सुनाई उसने, बच्चे ने? गजाधरम कविम चैवम, गजाधरम कविम चैव, तुंदिलम भोज्य लोलुपम, कालांतकम तथा वेद्यम, चार्वाकम च नमाम्यहम। वो ये कहते हैं कि गजाधरम कविम, गजाधर कवि को, तुंदिलम, तुंदिल को, कैसे तुंदिल को? भोज्य लोलपम, भोजन के लालची, कालांतकम, कालांतक कवि को, और वैद्यम, वैद्य को, चार्वाकम, चार्वाक को, नमाम्यहम, नमस्कार करता हूं। अब ये वैद्य कालांतक में ही आ गया। तो क्या बना कि गजाधर कवि को, भोजन के लालची मोटू को, मोटू कवि को या तुंदिल कवि को, वैद्य कालांतक को, और चार्वाक को मैं नमस्कार करता हूं। चारों कवियों को उन्होंने नमस्कार कर दिया। काव्यम श्रावयित्वा, कविता को सुना करके, हा 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 इति कृत्वा हसति, हा 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 ऐसा करके हंसता है, अन्य च अपि हसन्ति, और लोग भी हंसते हैं, सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी लोग घर चले जाते हैं। तो बच्चे, सबसे पहला काम आपका अव्यय की परिभाषा लिखना, अव्ययों का संकलन करना। दूसरा काम इस पूरे पाठ को लिखना। तीसरा काम इस पूरे पाठ को लिखने के बाद इस पाठ की स्टोरी को हिंदी में अपने शब्दों में लिखना। और चौथा इस पाठ के अभ्यास को करना। अब अभ्यास करते हैं। शब्दार्थ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमें खुद समझने चाहिए शब्दार्थ। पहला प्रश्न देखिए, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। ये केवल उच्चारण करने के लिए, और ये सब देखिए अव्यय हैं। ऊपरी ऊपर, नीचे नीचे, कदापि कभी भी, कुत्र कहाँ, अधः नीचे, बही बाहर, अंतः अंदर, कदा कब, उच्चई ऊंचे या ऊंची आवाज में जोर से, अलम बस, इनफ के अर्थ में बस, पुनः फिर से, एकदा एक बार। ये सब आपके संकलन में आ जाएगा। प्रश्न 2 देखिए। प्रश्न 2 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है और ये सब अव्यय हैं। अलम बस, अंतः अंदर, बही बाहर, अधः नीचे, ऊपरी ऊपर। वृक्षस्य खगः वसंती, पेड़ के पक्षी रहते हैं, तो पेड़ के ऊपर। विवादेन, विवाद से, लड़ाई झगड़े से, बस, अलम। वर्षा काले, वर्षा के समय, गृहात, घर से, मां गच्छा, मत जाइए, बही, बाहर।
मंचस्य श्रोतारः उपविष्टा सन्ति, मंच के सुनने वाले बैठे हुए हैं। अधः नीचे। छात्राः विद्यालयस्य प्रविशन्ति, बच्चे विद्यालय के प्रवेश कर रहे हैं अंदर। अगला प्रश्न, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कई बार आता है ये प्रश्न। अशुद्धम पदम चिनुत, जो शब्द गलत है आप उसको चुनिए। गलत का अर्थ है कि जो ग्रामर की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से या ऑड वर्ड है, आप उसको चुनेंगे। अब देखिए, गमन्ति, गच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति, अब हमें एक जैसे लग रहे हैं, पर अंतर क्या है? अंतर ये है, देखिए, धावन्ति बनता है, पृच्छन्ति बनता है व्याकरण में, यच्छन्ति बनता है, लेकिन गमन्ति वर्ड आपको कभी सुनाई नहीं दिया होगा, आपने कभी नहीं देखा हो, क्योंकि गच्छन्ति होता है। तो ये आपका अशुद्ध पद है। आगे चलिए, रामेण राम के द्वारा, गृहेण घर के द्वारा, सर्पेण सांप के द्वारा और गजेण हाथी के द्वारा। बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, पर व्याकरण की दृष्टि से जो शब्द है वो गजेण गलत है। क्यों? क्योंकि अंत में ण तब आता है जब पहले कहीं र हो। रामेण में र है, गृहिण में बीच में र आ रहा है, सर्पेण में र आ रहा है, गज शब्द में र नहीं है, इसलिए वहां ण बन रहा है। ण नहीं, न आना चाहिए, तो इसलिए वो गलत है। आगे चलिए, लतया लता के द्वारा, मातया माता के द्वारा, रमया रमा नाम की लड़की के द्वारा या लक्ष्मी के द्वारा, निशया निशा नाम की लड़की के द्वारा या निशा रात के द्वारा। तो इसमें क्या गलत है? लतया ठीक है, रमया ठीक है, निशया ठीक है, लेकिन मातया ठीक नहीं है, क्योंकि वहां बनता है मात्रा, इसलिए गलत है। आगे चलिए, लते, रमे, माते, प्रिय, तो इसमें भी माते गलत है, वहां हे माता बनेगा। लिखती लिखता है, गर्जती गरजता है, फलती फलता है, सेवती सेवा करता है। यहाँ पर सेवती गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो रूप बनता है वो सेवते बनता है, सेवती आपको कहीं नहीं दिखेगा। तो यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न आता है, इसलिए इस पर फोकस आपको अवश्य करना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। मतलब बॉक्स में से समानार्थक पदानी चित्वा लिखता, समानार्थक शब्दों को चुन करके लिखिए जिनका अर्थ समान हो। और शब्द हैं आपके सामने, प्रसन्नता, मतलब आप इनकी विभक्ति पर ध्यान न दें, केवल वैसे भी आप चलेंगे। प्रसन्नता मतलब खुशी, चिकित्सक मतलब डॉक्टर, लब्ध्वा पा करके, शरीर, शरीर आप जानते हैं, दक्ष मतलब कुशल, जो स्किल्ड होते हैं। तो पहले आप जिसको जानते हैं उसको आप मैच करेंगे। प्रसन्नता को आप किस में डालेंगे? 1। मान के चलिए प्रसन्नता होता है हर्ष, तो ये हर्ष आ रहा है तीसरे नंबर पर, तो ये हर्ष का हो गया। हर्ष मतलब खुशी होता है, प्रसन्नता भी खुशी होता है। चिकित्सक डॉक्टर होता है, तो वैद्य यहाँ डॉक्टर होता है, देखिए, तो आप इसको 5वां नंबर डाल लीजिए। देह मतलब शरीर होता है, तो देहस्य शरीरस्य, इसको 4था नंबर हो गया। कुशल होता है जो आदमी दक्ष होता है, तो ये 2 पर आ गया। और जो एक शब्द रह गया प्राप्य पा करके, ये आपका लब्ध्वा पर हो गया। समानार्थक शब्द, एक जैसे शब्द। प्रश्न नंबर 5, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखता। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। एक शब्द का मतलब जो प्रश्न का उत्तर बना केवल वही लिखिए, पूरे वाक्य में नहीं लिखना है। मंचे, मंच पर, कति कितने, बालक वयः बच्चों की उम्र वाले लोग, उपविष्टा सन्ति बैठे हुए हैं। अब आप पहली इस लाइन को पैराग्राफ में ढूंढेंगे। ये देखिए,
ये पंक्ति आ गई, ये पंक्ति आ गई। प्रश्न था कति बालक वयम, तो कति क्या आ जाएगा आंसर, चत्वारः। ठीक है। और एक दूसरी और पहचान है कि 99% बालक वयः से पहले प्रश्न था, तो बालक वयः से पहला जो शब्द वही आंसर है। एक प्रश्न आगे आ रहा है, तो आप इनको ढूंढेंगे। के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन लोग शोर कर रहे हैं, तो के की जगह आ जाएगा श्रोतारः, सुनने वाले, श्रोतारः। कम उद्देश्य, किसको उद्देश्य करके गजाधर काव्यम प्रस्तौति, कविता को प्रस्तुत करता है। कम उद्देश्य, तो कम की जगह आ गया वैद्यम, और आप इसके आगे लिखेंगे आधुनिकम वैद्यम, मॉडर्न डॉक्टर को लेकर के। तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति, मोटू ने किसके ऊपर हाथ को घुमाया या हाथ को घुमाता है। कस्य, तो बन जाएगा तुंदस्य। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, लोक में क्या क्या चीजें फिर से हो जाती हैं, लोक में फिर से कौन कौन सी चीजें हो जाती हैं। तो कानी की शक्ल जिससे मिल रही है शरीराणि, शरीर। अगला प्रश्न है किम कृत्वा, क्या करके घृतम पिबेत, घी पीना चाहिए। तो आ जाएगा आपका किम कृत्वा, ऋणम, पहले से र लिखते थे, री लिखते थे, तो ऋण मतलब कर्ज। प्रश्न 6, प्रश्न 6 अच्छा है, ये प्रश्न अक्सर कई बार रिपीट होता है, इसको देखेंगे। शब्द है नासिकायाम, नाक पर, वारंबारम बार बार, खड़गेन तलवार से, दूरम दूर, मित्रता दोस्ती, मक्षिका मक्खी, व्यजनेन पंखे के द्वारा, उपाविशत बैठ गई, छिन्ना काटना, सुप्त सोना, प्रिय प्यारा। पुराने जमाने में एकस्य नृपस्य, एक राजा का, एक वानरः आसीत, एक बंदर था। तो पहले नंबर पर आ जाएगा प्रिय, पहले नंबर पर क्या आ जाएगा प्रिय। एकदा, एक बार, नृपः राजा, आसीत था, सुप्तः सोया हुआ, वानरः बंदर, तम उसे, अभिजयत हवा कर रहा था, व्यजनेन पंखे के द्वारा। तदैव तभी, एका एक मक्षिका, एक मक्खी, नृपस्य राजा की, नासिकायाम नाक पर, उपाविशत बैठ गई। यद्यपि वानरः बंदर, व्यजनेन पंखे से, ताम निवारयति स्म, उसे हटा रहा था। यद्यपि वानरः पंखे से उसे हटा रहा था, तो 6 पर आ गया आपका वारंबारम, बार बार। तथापि फिर भी, सा वह, पुनः पुनः, फिर से, नृपस्य, तो यहां पर आएगा नृपस्य उपविशति स्म, बैठ जाती थी। तो यहां आ जाएगा नासिकायाम, नाक पर, मां लिख दीजिए, बिंदी हटा दीजिए। अगला है अंते अंत में, सह वह, मक्षिकाम हंतुम, मक्खी को मारने के लिए, प्रहारम अकरोत, प्रहार किया। तो खड्गेन,
तलवार के द्वारा उसने प्रहार किया। मक्षिका मक्खी तो उड्डीय उड़ करके गता चली गई। कहाँ चली गई? दूरम, दूर चली गई। अब आप कहेंगे ये बिंदी आती है, कहीं माँ लगता है, तो बच्चे अगर सामने व्यंजन हो तो माँ की जगह बिंदी हो जाता है, और अगर स्वर हो तो माँ रहता है। मक्खी तो उड़ करके दूर चली गई, किंतु लेकिन खड्ग प्रहारेण, तलवार के प्रहार से, नृपस्य नासिका, राजा की नाक, अभवत, क्या हो गई? छिन्ना, छिन्न हो गई, कट गई। अतः एव उच्यते, इसलिए कहते हैं, मूर्ख जनई सह, मूर्खों के साथ, न उचिता, सही नहीं है। क्या? मित्रता। और अंतिम प्रश्न देखिए, विलोम पदानि योजयिता, विलोम शब्दों को जोड़िए। अध मतलब नीचे, तो ऊपर ही ऊपर। अंतः अंदर, तो बही बाहर। दुर्बुद्धे बुरी बुद्धि वाले, सुबुद्धे अच्छी बुद्धि वाले। ऊंचई उच्चई ऊंचा, नीचे नीचा। दुर्लभम रेयर, मुश्किल से मिलने वाला, और सुलभम आसानी से मिलने वाला। ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। आप फिर से सुनिए। आपको सबसे पहले अव्यय की परिभाषा और अव्यय कौन कौन से हैं इस पाठ में, उनका संकलन। दूसरा, इस पाठ को लिखना, इसकी जो मूल कथा है उसको लिखना संस्कृत में ही। तीसरा, संस्कृत की जो कथा है उसकी हिंदी में जो सारांश है उसको अपने शब्दों में लिखना। और चौथा, इस पाठ की एक्सरसाइज को पूरा करना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा प्रयास, यह मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह मेरा प्रयास और यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, और अन्य मित्रों को भी बताएं कि संस्कृत को हम आसानी से वीडियो से समझ सकते हैं। और अगर आपकी कोई शंका हो, या आपका कोई समाधान हो, या आपका कोई सुझाव हो, या आप मेरे से कोई इस विषय में कोई बातचीत करना चाहते हैं, तो आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय तु भारतम।